हाँ जी, सभी को एक बार पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत, अभिनंदन। हाँ, आज अपन कुछ नई सीरीज के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज से अपन साइंस के अंदर, है ना, अपन एक टॉपिक तो ले रहे थे, लेकिन अभी अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, उसके अंदर प्रत्येक अपन अपना जो वीडियो आएगा लगभग मैं आधे घंटे या 1 घंटे का मैं लूँगा। उसके अंदर प्रत्येक क्लास, प्रत्येक जो पार्ट है, यूनिट है अपनी, उस यूनिट के एमसीक्यू टाइप में सवाल, कोई न्यूमेरिकल टाइप में सवाल है जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं या जो एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको अपन हल करेंगे। क्लियर है? तो आज अपन जो ये लाइट वाला चैप्टर है, मुझे लगा अपने 10th क्लास के अंदर चैप्टर उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा नंबर का है, ये अपना प्रकाश अर्थात लाइट वाला चैप्टर है। ओके, अच्छा, इस लाइट वाला चैप्टर को जैसे कि मैंने देखा है तो इसके है ना 8 अंकों का सबसे ज़्यादा नंबर है। 8 अंकों का ये सवाल आ रहे हैं, 8 अंक बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, तो इसको अपन हल करने की ट्राई करेंगे। लगभग अपन इस पार्ट का सार गर्भ, है ना, इस पार्ट को अपन एमसीक्यू या क्वेश्चंस के माध्यम से इस पार्ट को समझने की ट्राई करेंगे, कम टाइम में अच्छा कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो अपन बिना विलंब किए सीधे अपन क्वेश्चंस और आंसर पर आते हैं और उससे ही अपन साथ साथ में पार्ट को रिवीजन करते रहेंगे। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से अपना पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है ना। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए वायुमंडल में, बी कांच में, सी पानी में और डी क्या हो जाएगा, निर्वात में। तो इन तीनों में से हमेशा याद रखना, प्रकाश का जो वेग है अर्थात लाइट की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है आपके निर्वात के अंदर। किसमें होगी? निर्वात में होगी। क्या आपका आंसर आ जाएगा? निर्वात में हो जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि निर्वात के अंदर जो प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है उसका मान होता है, उसको अपन c से लिखते हैं, और वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये आपकी जो वेलोसिटी है उसका मान होता है। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये निर्वात में सबसे क्या होती है, अधिक होती है। ओके, हाँ, आपको पता होना चाहिए निर्वात का मतलब क्या होता है। निर्वात का मतलब ये हुआ कि जहां कोई भी वायु के पार्टिकल है वो नहीं होंगे। ठीक है ना, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा नहीं होती है, वो होता है निर्वात। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए मीटर, बी मीटर प्रति सेकंड, सी डायप्टर और डी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो देखो, एक एक को अपन देखते हैं। ये मीटर होता है ना, वो किसका मात्रक होता है? मीटर होता है, वो होता है लंबाई का मात्रक। ठीक है, मीटर होता है वो किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक। मीटर प्रति सेकंड है, वो किसका मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये किसका हो जाएगा, वेग या चाल का हो जाएगा। या तो वेग का भी कह सकते हो या किसका कह सकते हो, चाल का कह सकते हो। ओके, अच्छा, ये डायप्टर है, ये किसका मात्रक हो जाएगा, ये डायप्टर किसका मात्रक हो जाएगा, लेंस की क्षमता का हो जाएगा। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर हो जाएगा। और जूल, जूल किसका मात्रक हो जाएगा, जूल हो जाएगा अपना कार्य का मात्रक। ओके, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। इसके साथ में अगर एक और आ जाए, अगर मैं यूं कहूं न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन, न्यूटन जिसको एन से लिखते, ये किसका मात्रक हो जाएगा, बल का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, बल का। ठीक है, तो अपना देखो, अपना जो ये आंसर है वो क्या आएगा, अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा डायप्टर। दिस इज अवर आंसर। ओके,
देखो सवाल एक अपन कर रहे हैं, एक सवाल की सहायता से अपन जितने भी यहाँ जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको अपन हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अपना आंसर क्या था, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या था, डायप्टर था। लेकिन इसके साथ साथ में अपन ने ये भी देखा कि अगर मीटर आ जाए तो किसका मात्रक हो, लंबाई का हो सकता है, और इसके अलावा किसी का भी हो सकता है, या मैं इसको कहूँ लंबाई का हो सकता है या दूरी का भी हो सकता है ना, लंबाई का हो दूरी। इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं लंबाई ना लिख के एक यूँ कहता हूँ कि ये किसका मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी का, कह दो ये दूरी का, दूरी कोई भी दूरी हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड चाल या वेग का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डायप्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये जूल किसका हो जाएगा, कार्य का। न्यूटन किसका हो जाएगा, बल का हो जाएगा। अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल अपना आ रहा है, ये देखो ये डायप्टर है ना, ये डायप्टर इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल है, निम्न चित्र में से क्यू पी क्यू है ना, निम्न चित्र में से देखो अगला सवाल, निम्नलिखित चित्र में पी क्यू आर है तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। परावर्तन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। जो अपन ने देखा था परावर्तित किरण, अपन ने परावर्तन का नियम पढ़ा था, और उस परावर्तन के नियम में अपन ने देखा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन बोलते हैं आपतन कोण, और विलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये परावर्तन कोण का मतलब क्या है, परावर्तन कोण का मतलब ये अपन से पूछना चाह रहा है आर का मान, ठीक है। हाँ तो इसने दिया क्या है फोटो के अंदर, वो देखो ये जो किरण है ये यूं आ रही है, ये अभिलंब है, ये क्या है वापिस किरण जा रही, ये देखो ये एरो निशान यूं है, इसका निशान यूं है, और यहाँ पर है ना इसने ये बोला है, ये इसने बोला है 30 डिग्री का एंगल। तो देखो समझो आराम से, समझने का मतलब क्या है, वो देखो परावर्तन कोण पूछा है, अपन ने आगे पढ़ रखा है। देखो अपन ने पहला जो वीडियो था वो इसी पर था, यही मैंने फोटो बनाया था पहले वीडियो के अंदर। तो जब ये 30 डिग्री दे रखा है तो क्या सीन होगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कैसे पता लगेगा, तो देखो ये किरण आ रही है और ये जा रही है, यानी ये आपतित किरण और ये क्या है अभिलंब है। आगे वाला अगर ये समझ में नहीं है तो आगे वाला पहला वीडियो आप देखिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये देखो अभिलंब और इसके बीच में है ना, अभिलंब और आपतित किरण, ये क्या है, ये है आपतित किरण। वापिस आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं, ये आपतित किरण हुआ, ये हुआ अभिलंब हुआ, और ये हुआ परावर्तित किरण। ये जो कोण होगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, ये जो कोण होगा ये हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा आर, और अपन को इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे करें, ये आपको पता है कि परावर्तन के नियम से, चूंकि अपन को पता होना चाहिए, पता ही है क्या है कि परावर्तन के नियम से, ये तो अपन जानते ही है कि चूंकि क्या जानते हैं कि कोण आई होता है वो कोण किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। यदि कोण आई का मान लग जाए पता, तो आर का मान पता कर सकते हैं। तो आई का मान कैसे पता करेंगे, तो देखो ये क्या है, ये है ना, ये देखो इसको देखो, ये और ये पूरा कितना हुआ 90 डिग्री का एंगल हुआ। ये देखो ये स्टेट, ये पूरा 90 डिग्री का ही तो है वो एंगल। तो ये 90 डिग्री का एंगल किस किस से बना हुआ बताओ, तो ये मैं यूँ कह सकता हूँ क्या, आई प्लस कोण आई प्लस ये 30 डिग्री, ये मिलके कितना बना 90 डिग्री। अरे ये पूरा 90 हुआ, ये 30 है तो ये 60 ही तो होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कोण आई बराबर कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 माइनस कितना हुआ 60 हुआ। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से कोण आई बराबर कोण आर बराबर कितना है 60 डिग्री। कोण आई कोण आर ये कितना हो गया 60 डिग्री आ गया। तो अपना आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। अगर यहाँ आपको परावर्तन कोण की जगह अगर आपतन कोण पूछा होता तब भी रिजल्ट कितना आता 60 डिग्री आता।
परावर्तन के नियम में बार बार मैं कह रहा हूं, हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। अब की बार तो यहाँ 30 डिग्री दिया है, अब की बार हो सकता है यहाँ पर भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, हो सकता है इस पूरे का मान भी दे, जैसे भी दे अपन को ये पता लगना है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये क्या होगा, पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। क्लियर है। इस प्रकार ये अपना परावर्तन का नियम है। ये देखो MCQ आया ना। हाँ, तो अब ये देखो ये कितना आएगा, इसका 60 आंसर आ जाएगा। कितना, 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो समतल की फोकस दूरी का मान ज्ञात करिए। देखो समतल है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। पहला आंसर क्या है, A 0, B 1, C अनंत और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। समतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी होती है, वो कितनी होती है, हमेशा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, हमेशा याद रखो। देखो यहाँ मैं तीनों बता देता हूँ। समतल दर्पण, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। देखो समतल दर्पण की हमेशा जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी अनंत, हमेशा याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता है वो किस प्रकार बनता है, देखो इससे अवतल दर्पण होगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार ही बनेगा, यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश किरण है, ये फोकस बिंदु हो जाएगा, ये 2F हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इस साइड वाली जो दूरी होगी, इस साइड वाली हमेशा दूरी को किससे नापते हैं, नेगेटिव से, यानी ये हो जाएगा अवतल दर्पण की हमेशा जो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हमेशा किससे काउंट करेंगे, पॉजिटिव से काउंट करेंगे। क्लियर है, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। ये तीनों, अवतल दर्पण की अनंत, समतल की अनंत, अवतल की नेगेटिव, उत्तल की पॉजिटिव, ये डायरेक्शन से नापते हैं। ठीक है, कोई भी आएगा, आपको ये याद रखना है, ये ना रटना नहीं है। हमेशा दूरियों का मापन है ना, वो उत्तल दर्पण में, दर्पण या लेंस में हमेशा दूरियों का मापन है वो मूल बिंदु से किया जाए। मूल बिंदु का मतलब ये हुआ कि ध्रुव से किया जाता है ना। दर्पण में ध्रुव होता है और लेंस में होता है केंद्र बिंदु होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा उसका मापन है ध्रुव से किया जाता है। अगर ध्रुव के आप प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो हमेशा दूरी पॉजिटिव होगी, प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, हमेशा फोकस दूरी का मापन ध्रुव से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो प्रकाश की दिशा कुछ यूं ही आएगी, प्रकाश कुछ यूं ही आ रहा है, और दूरी का मापन कुछ यूं कर रहे हैं, तो क्या है, प्रकाश के विपरीत दिशा में, इसलिए हमेशा ये क्या होगा, अब माइनस हो जाएगी। और उत्तल में क्या सीन हो रहा था, देखो उत्तल में पॉजिटिव क्यों आता है, उसका भी देखो कारण है। मैं यहाँ ये है ना MCQ हल करवाने का मतलब यही नहीं है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ मैंने टिक लगा दिया, अनंत, कहानी खत्म हुई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक MCQ के पीछे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, कि दूरियों का मापन कैसे करते हैं। उत्तल में क्या सीन हो जाएगा, उत्तल में ये सीन हो जाएगी, ये इस प्रकार उत्तल बनता है, यहां से ये सीन होगा। अब यहां पर क्या देखो, ये प्रकाश की किरण कुछ आई, ओके, और प्रकाश की किरण कुछ आएगी तो ये ऐसे ही तो बिखरेगी, यूं जाएगी, और यहां पर भी क्या होगा, कुछ यूं आएगी, तो यूं आएगी, तो ये दोनों मिलेंगे नहीं, तो पीछे मिलाते ऐसे, यूं मिलाते डॉट डॉट के द्वारा। तो यहां पर देखो ये फोकस दूरी कहाँ है, यूं मापेंगे, यूं यहां से मापेंगे, तो देखो ये प्रकाश की दिशा में ही जा रहे हैं ना। देखो यहाँ से प्रकाश यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, तो ये दूरी भी यूं ही मापेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दूरी तो वही होगी, है ना, दूरी तो जो भी ये दूरी होगी वही होगी, जो भी मापेंगे वो दूरी तो आएगी, लेकिन दूरी के आगे ये साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है। अपन लेंस से मैं आपको दर्पण से चित्र कैसे बनाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, इससे अनंत हो जाएगा, ये आपसे अनंत हो जाएगा। हाँ, बहुत शानदार सवाल आया है।
देखिए इससे बहुत एक अच्छा कंसेप्ट भी क्लियर मैं करवाऊंगा। क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस से, है ना, अब आराम से ध्यान से इसको पढ़ो, आराम से समझो, पूरी क्लास को आप तो देखना है ना, आराम से पढ़ो, आराम से समझो। क्लियर है? इसके अंदर इस पूरे प्रकाश वाले पार्ट के चैप्टर में क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। 5वां जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी। ये कहना ये चाह रहा है कि उत्तल लेंस से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन अ अनंत, बी f1, सी 2f2, 2f1 और डी क्या हो जाएगा f1 व 0 के बीच में। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ टाइम लूंगा। यहाँ कितनी स्थिति बन सकती है मैं पूरा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जितनी भी स्थिति बने मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस ये तो मैं कर रहा हूँ, उसके पास में अलावा ये देखो यहाँ मैं बताता हूँ। देखो स्थितियां, यहाँ इसने क्या बोला है, लेंस की बात आ रही है ना, तो देखो मैं लेंस से पहले लेंस लो, दर्पण लो, कोई भी लो, उसका कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। जैसे ये मैंने कह दिया, ये मैं उत्तल लेंस बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया उत्तल लेंस। मैं आपको कह रहा हूं कि कितने कितने स्थितियां पॉसिबल है वो देखो बता रहा हूं। यहां क्या हो जाएगा देखो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये मैं चाह रहा हूं आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसा मैं समझता हूं। वस्तु की स्थिति बता, ये हो जाएगा। अब देखो इसको क्या कहेंगे, देखो यहां से ये जो फोकस दूरी होगी इसको क्या कहेंगे f1, और ये क्या हो जाएगी 2f1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी f2, और ये हो जाएगी 2f2 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिएगा मैं आपको ये स्थिति बताऊंगा। इनमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल बनते हैं। देखो पहली स्थिति, अगर मैं पहली स्थिति की बात करूं तो ये हो जाएगी, या मैं कह रहा हूं स्थिति है ना, मैं डायरेक्ट क्लियर, पहला मैं कह रहा हूं ये है, मैं कह रहा हूं बिंब बता रहा हूं, या वस्तु लिख दो कि मैंने कह दिया वस्तु, और यहां मैंने कह दिया प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, दूसरा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, स्थिति केवल मैं स्थिति के बारे में ही बता रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ ना। मैं दूसरा नहीं कह रहा हूँ कि कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, वो अलग मैटर है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कहाँ बनती है और कैसी स्थिति है। पहली हमेशा स्थिति होती है वो होती है अनंत पर, ठीक है, या तो अनंत कह दो, या आप इसको यू भी कह सकते हो 2f, या अनंत ही कह दो ना, अनंत ही होगा। जब ये अनंत पर होगा तो यहाँ क्या बनेगी, तो ये स्थिति हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी f2 पर हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, फिर इसको अनंत है, अनंत से वापस यहाँ पर आओ, अनंत से अनंत है, अनंत पर थी पहले वस्तु। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो पहले ऑब्जेक्ट था अनंत पर, यानी यहाँ रखा हमेशा स्थिति, देखो कहाँ कहाँ बनती है, पहले यहाँ देखो स्थितियाँ कहाँ कहाँ बनती है। पहले होता है अनंत वाली स्थिति, अनंत वाली यानी अनंत पर है, फिर हो जाएगी अनंत और 2f के बीच में। वस्तु को लाओ ना, आराम से आप समझने की ट्राई करो। देखो पहले अनंत पर, फिर अनंत और 2f के बीच में आएगी, फिर 2f पर आएगी, फिर 2f और f1 के बीच में आएगी, फिर f1 पर आएगी, और एक स्थिति बनती है वो f1, और इस ध्रुव या मैं इसको कहूँ प्रकाशी का केंद्र, इसको है ना, इसको ओ बोलते, ओ से यूं ओ, अरे सॉरी यहाँ है ना, इसको बोलते हैं हमेशा ओ, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। एक यहाँ पर स्थिति होती है जो कि सीधी और इस तरफ बनती है आभासी, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनंत हो जाएगी, फिर अनंत से मैं 2f के बीच में आऊंगा, तो क्या कंडीशन बनेगी देखो, दूसरा अनंत और 2f1 के मध्य, तो इसका केस क्या हो जाएगा, इस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा f2 और 2f2 के मध्य,
ये सीन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? तीसरी कंडीशन अब देखो, तीसरी कंडीशन इस F1 पर लाओ तो 2F2 पर लाएंगे तो यह क्या बन जाएगा? ये हो जाएगी वस्तु, यहाँ आ जाएगी 2F2 पर आ जाएगी। मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा कैसे ये आपको याद रखना है। अब आप कहोगे मुझे कैसे याद है, मुझे भी वो तरीका याद है, उससे मैं जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, सॉरी चौथा 2F2, तो वो क्या बन गया? 2F2 पर बन गया। अब 2F2 और सॉरी 2F1 और F1 के बीच में लाओ तो ये हो जाएगा 2, ये है ना, ये 1 आएगा यहाँ पे। 2F1 और किसके बीच में लाओ? F1 के मध्य, तो क्या हो जाएगा? 2F1 और F1 के मध्य हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा? 2F2 और अनंत के बीच में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2F2 और अनंत के मध्य। एक कंडीशन और आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आज क्लास अपनी लंबी होगी, आप आराम से इस क्लास को देखना, आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस लाइट वाले चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर मैं करवा दूंगा। अब की बार क्या हो जाएगा? 2F1 और F1। अब की बार मैं कहूँगा कि F1 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनंत पर। F1 पर तो ये हो जाएगा अनंत पर। अब देखो आप इससे थोड़ा आप समझ रहे हो क्या? देखो इसको देखो आप, ये है ना, इसका ये और ये देखो दोनों इक्वल, ये और ये देखो, ये और ये देखो, ये और ये देखो, ये और ये देखो, क्या सीन बन रहा है? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो कैसे आपको याद करना है, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। फिर अपन को पता है कि दोनों स्थिति याद है, तो एग्जाम में अपन चित्र है वो आराम से, डायग्राम है वो अपन बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? देखो आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, एक बार मैं वापिस कह रहा हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको है ना ये स्थिति याद रखनी है। देखो पहली स्थिति कहाँ आएगी? यहाँ पर देखो, पहली स्थिति कहाँ आएगी? अनंत पर आएगी। ये ले लेता हूँ, देखो पहली स्थिति आएगी वो ले लो अनंत पर, ठीक है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। पहली आप स्थिति ले लो, अनंत पर ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, या इसको आप यूं कर लो, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, एक स्थिति अपनी यहाँ हो जाएगी अनंत पर, दूसरी स्थिति यहाँ हो जाएगी, तीसरी स्थिति आपकी यहाँ हो जाएगी, चौथी स्थिति आपकी यहाँ हो जाएगी, पांचवी स्थिति आपकी यहाँ हो जाएगी। ये सीन है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अब सही आ रहा है। देखो पहली स्थिति कहाँ है? अनंत पर है, ये पहली स्थिति, फिर अनंत और 2F के बीच में है, फिर 2F पर है, फिर चौथी स्थिति कहाँ है? 2F1 और F2 के मध्य, और ये क्या आ गई? पांचवी स्थिति होगी, ठीक है। अब देखो इनकी फोटो कहाँ बनेंगे? पहली स्थिति ये कहाँ है? अनंत पर है, तो अब यहाँ से शुरू हो जाओ। देखो इस एक साइड तो अनंत लो और एक साइड ये पकड़ के, बस इन दोनों को आप दिमाग में रखो। अनंत है तो F1, F1 है तो अनंत, फिर इसके बीच में चलते जाओ। देखो पहला फर्स्ट पॉइंट कहाँ है? अनंत है, तो इसकी जो पहली स्थिति आएगी वो कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी F2 पर। ये जो पहली स्थिति है उसका डैश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 है, इसको थोड़ा मैं इस तरफ लाया तो इसको थोड़ा आगे ले जाओ, तो ये क्या? देखो एक स्टेप है ना, देखो स्टेप, चलो स्टेप आराम से फॉलो करो। देखो 1 2 3 4 5 है, मैंने इसको एक स्टेप आगे लिया, तो इसको एक स्टेप आगे और ले लो, तो ये क्या बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी दूसरी स्थिति, ठीक है। अब देखो ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लंबे समय तक कैसे दिमाग में सेट रखना है। फिर आगे एक स्टेप आगे हो तो कितना आएगा? 2F1 पर आएगा, तो अभी इसको भी एक स्टेप आगे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3 का डैश हो जाएगा। देखो तो 2F1 वाली स्थिति कहाँ है? 2F1 पर ही है। फिर आपको एक स्टेप इसके आगे लेके जाओ, तो 2F1 और F1 के बीच में, तो इसका एक स्टेप आगे क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा,
4 डैश यानी 2f1 और अनंत के बीच में। फिर एक स्टेप आगे क्या हो जाएगा, अनंत है तो ये हो जाएगा 5वां अनंत के बीच में। अब देख लो आप, देखो ये कौन सी स्थिति है, ये पहली स्थिति है, अनंत है तो क्या बन रहा है F2, ये देखो 1 1। दूसरी स्थिति अनंत और 2f1 के बीच में, अनंत और 2f1 के बीच में, तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, 2f2 और 2f2 के बीच में, ये देखो f2 और 2f2 के बीच में। तीसरी स्थिति कहाँ है, 2f1 पर है तो ये क्या हो जाएगा 2f2 पर हो जाएगा। चौथी स्थिति कहाँ है, इसके और इसके बीच में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके और अनंत के बीच में। f है तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब आपके सामने कैसा भी सवाल आ जाए, कैसी भी कंडीशन दे दे, आपको केवल 5 स्टेप याद रखनी है। वापस कह रहा हूँ, अनंत फोकस, अनंत और 2f के बीच में है तो फोकस और 2f2 के बीच में, 2f1 पर है तो 2f2 पर, 2f1 और फोकस के बीच में है तो 2f2 और अनंत के बीच में, और f1 पर है तो आ जाएगा अनंत पर आ जाएगा। क्लियर है बात, ये सीन हो जाएगा। तो अब देखो इसको देखते हो, मैं अब आप कैसा भी सवाल है वो हल कर सकते हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी भी स्थिति में इसको आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसके आप नोट्स बना देना, ठीक है, हो सकता है आपकी कॉपी में बने हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसने कहा है कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। हाँ एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ है ना ये वस्तु, देखो यहाँ छोटा, यहाँ जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, प्रतिबिंब और बिंब। वो केवल एक ही कंडीशन होती है जहाँ पर देख लो दोनों स्थितियाँ कहाँ इक्वल दिख रही है, वहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब दोनों इक्वल होंगे। तो देखो ये वाली स्थिति दिख रही है क्या, स्थिति नंबर 3, ये देखो ये क्या आ रहा है 2f1 और क्या आ रहा है 2f2। मैं यहाँ ये है ना, यहाँ पर जो बिंब है वो प्रतिबिंब के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ जो है बिंब है वो प्रतिबिंब के क्या होगा, बराबर होगा, दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो बिंब की स्थिति, यहाँ क्या, वस्तु के बराबर आकार, इसको मैं आकार भी कह सकता हूँ, ये आकार है ना, आकार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या देखो वस्तु के बराबर आकार में प्रतिबिंब का आकार, क्या पूछा, उत्तल लेंस में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, देखो अनंत पर होगी क्या, नहीं होगी, 2f1 पर होगी क्या, नहीं होगी, 2f2 पर या f1 और 0 के बीच में। तो बताओ क्या कंडीशन आएगी, बिल्कुल आप सभी जानते ही हो, क्या जानते हो कि सर अपन ने आगे ही पढ़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2f1 आ जाएगी, दिस इज द अवर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, हाँ ये कंडीशन हो जाएगी। आगे देखिएगा, ये आपका जो डायग्राम है वो हो जाएगा, आराम से इसको देखिएगा, समझिएगा, समझ में नहीं आए तो आप एक बार वापस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप कमेंट करके बता देना कि सर ये हमारे को समझ में नहीं आया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2f1 पर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल आया है। अब की बार ये आ गया अपवर्तन के ऊपर आ गया, कौन के ऊपर आ गया है, अपवर्तन के ऊपर आ गया है। थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे। देखिए, जब प्रकाश की किरण पृथककारी सतह पर लंबवत 90 डिग्री पर आपतित होती है तो, जब प्रकाश की किरण पृथककारी सतह पर लंबवत 90 डिग्री पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से हटेगी, अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के समांतर हो जाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा इसने क्या बोला है कि जब प्रकाश की किरण पृथककारी सतह पर लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर आपतित होती है, आपको पता होना चाहिए, क्या पता है सर, क्या देखिएगा, ये एक पृष्ठ है। अब ये कोई प्रकाश की किरण, यूं कह रहा हूं, जब इसके ऊपर आती है यूं पर, तो यहां पर ये क्या है, ये अभिलंब बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगी, सॉरी आपतित कोण आई हो जाएगा, ये आपतित किरण हो जाती है। अगर ये नहीं होता है तो इसमें क्या सीन बनता है, यूं जाती है, ठीक है। अगर ये अभिलंब क्या बोलते हैं, ये पृष्ठ नहीं होता, ये एक ही माध्यम होता तो सीधी जाती। अगर मैं कह रहा हूँ सघन से विरल में आएगी तो प्रकाश की किरण कुछ यूं जाएगी, ठीक है, और यदि विरल से सघन में आएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये तो अपवर्तन की परिभाषा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि प्रकाश किरण सतह पर 90 डिग्री पर एंगल पर आपतित होती है, 90 डिग्री के ऊपर आपतित होती है, तो क्या सीन बनेगा। यानी ये यूं कहना चाह रहा है कि ये है ना, ये अभिलंब है, देखियो
ये अभिलंब है, ये है ना, सॉरी ये पृष्ठ है, पृष्ठ, ये पृष्ठ है और पृष्ठ पर 90 डिग्री पर आपतित हो रही, यानी ये प्रकाश किरण है कुछ 90 डिग्री पर आपतित हो रही, यानी ये कह रहा है कि आई का मान है वो सर 90 डिग्री है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, आई का मान 90 डिग्री नहीं है। ये देखो, सतह पर लंबवत आपतित होती है, समझना मेरी बात को, सतह पर, ये जो सतह है, ये सतह, सतह पर लंबवत आपतित का मतलब यूं, क्लियर है बात, ये है ना, ये सतह, इसके ऊपर लंब का मतलब क्या हुआ, सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये है ना, ये प्रकाश किरण कुछ यूं आपतित हो रही है, ये यूं कह रहा है कि अगर ये प्रकाश की किरण अगर यहां से आपतित न होकर यूं आपतित होगी तो क्या सीन बनेगा। तो देखो सीधी सट बात है, जब ये प्रकाश किरण कुछ इसके ऊपर आपतित होगी, बिल्कुल होगी, तो अभिलंब है वो भी यही बनेगा, यहां पर ये अभिलंब बनेगा। जब अभिलंब यहां बनेगा तो अब देखो अभिलंब के साथ में ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है। अगर अपवर्तन के नियम से भी देखना है तो मैं कह रहा हूं कि प्रकाश की किरण कुछ यूं आपतित हुई, बिल्कुल सर आप यूं आपतित हुई, अब आपतित होने के बाद में पृष्ठ के साथ क्या बनेगा, अभिलंब, वो भी यही बनेगा। तो बताओ प्रकाश की किरण है वो भी यूं, अभिलंब है वो भी यूं, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो अब जब यहां पर एंगल 0 डिग्री हुआ तो यहां पर भी एंगल 0 डिग्री होगा, तो प्रकाश की किरण है वो सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सतह के ऊपर लंबवत अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वहां पर प्रकाश की किरण है वो सीधी निकल जाती है, अर्थात वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी, वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो देखो पहला इसने क्या बोला है कि अपवर्तन किरण अभिलंब से हटेगी नहीं, क्लियर है। दूसरा, अपवर्तित किरण पृथक्कारी सतह के समांतर हो जाती है, नो, ओके। उसके बाद अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अपवर्तन की घटना नहीं होगी, बिल्कुल अपवर्तन की घटना यहां पर नहीं होगी। ओके, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पर अपवर्तन की घटनाएं वो क्या हो जाएगी, नहीं होगी, क्लियर है बात। हाँ आगे चलते, देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे अपन, तो यहां पर क्या सीन बन जाएगा, अपवर्तन की घटना नहीं होगी, ओके। हाँ, अब देखियो पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है सॉरी, पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है, समझना पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व अपवर्तन, सॉरी हाँ, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे कि दाएं का बायां दिखना, ठीक है, जैसे मैं यूं कह रहा हूं कि ये मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, ओके। अब मेरा ये जो राइट हैंड है वो आपको दिख रहा है ना, वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो आपको दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, राइट हैंड दिख रहा है। मेरा ये राइट आपको दिख रहा है लेफ्ट, मेरा ये लेफ्ट आपको दिख रहा है राइट साइड में, दिस इज द पार्श्व परिवर्तन। अब ये किस में होता है, ये कह रहा है समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, तो इसका आंसर आता है वो आता है समतल दर्पण से आ जाएगा। अवतल दर्पण से नो, अवतल लेंस से नो, उत्तल लेंस से नो। हमेशा आप दर्पण में देखना कि दर्पण के अंदर जब अपन कंघी बनाते हैं या अपन देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने का दर्पण है, ओके, आपके सामने दर्पण है, तो आपका जो यहाँ पे आपके सामने दर्पण है, जब आपका दायां हाथ आप खड़ा करोगे ना तो दर्पण के अंदर इस साइड बताएगा, बाएं की तरफ, ओके। ये सीन होता है, दर्पण के अंदर आप बायां हाथ खड़ा करते हो तो दायां हाथ बताता है, केवल दाएं और बाएं का फर्क होता है, चीज वही होती है, केवल यही होता है दायां और बायां, ये अंतर होता है। ये क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। वो किस में होगा, हमेशा समतल दर्पण में होगा, ये आगे आपके समतल दर्पण में हो जाएगा। हाँ, अभी ये क्या बोला है, लेंस की शक्ति -2D, डी का मतलब क्या होता है, डायप्टर है, तो लेंस का लेंस की शक्ति क्या बोला है, लेंस की शक्ति, सॉरी, ये क्या बोल रहा है, लेंस की शक्ति -2 डायप्टर है, तो लेंस का प्रकार एवं फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की शक्ति क्या बोला है, -2 डायप्टर, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे है वो देखो, शक्ति क्या बोला, पावर, -2 डायप्टर है, हमेशा देखिए आपको मैं बता देता हूं, शक्ति है ना, पावर हमेशा नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब वो क्या है, अवतल,
अगर मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो देखना है कि शक्ति क्या है, -2 डायप्टर है तो लेंस का प्रकार और फोकस दूरी क्या होगी। तो नेगेटिव है, इसका मतलब लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। जब अवतल लेंस होगा तो क्या कंसेप्ट हो जाएगा, देखो अवतल लेंस होगा तो ये कट गया, ठीक है। अब ये अवतल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस वाला ये कट गया और ये अवतल लेंस है। अब बात आती है 50 सेंटीमीटर और 50 माइनस का और 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। तो हमेशा आप याद रखना, एग्जैक्ट हमेशा याद रखना कि अगर अवतल दर्पण है ना, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वापिस आपको पूरा करके बताता हूँ। अब अगर आपको कम समय में बताऊँ तो मैं आपको यूँ कह सकता हूँ, देखिएगा अवतल लेंस, ओके, ये आपको मैंने कह दिया अवतल लेंस है और ये मैंने कह दिया उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है एफ, वो हमेशा नेगेटिव होती है। और जब एफ नेगेटिव होती है तो ये जो अपना पावर है अर्थात जो शक्ति है वो भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। हमेशा याद रखना ये सीन हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी है वो हमेशा कौन किस में नापते हैं, पॉजिटिव में। तो जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये सीन हो जाएगा, दोनों में हमेशा याद रखना। क्लियर है, ये सीन बन जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और f होता है वो हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना ये मीटर में होता है। ये सीन हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं ये बता भी देता हूँ कि ये देखो, पहली बात तो आप माइनस दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अवतल के बारे में। तो ये उत्तल तो हो गए कैंसिल, हो गए दोनों, ये उत्तल कैंसिल हो गए। अब देखो अवतल अवतल, यहाँ बोला 50 सेंटीमीटर, यहाँ बोला -50 सेंटीमीटर। यहाँ तो आपके सामने सीधा दिख रहा है कि 50 और 1 +1 माइनस है, तो माइनस से देख के अपन इसके ऊपर डायरेक्ट आंसर लगा दिया कि ये हमेशा अवतल लेंस है। और अवतल लेंस की जो 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव है हमेशा कभी भी फोकस दूरी और शक्ति नहीं होती है, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर है, दिस इज द अवर आंसर हो जाएगा, उसका कोई गम वाली बात नहीं है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस 50 सेंटीमीटर पर क्या होगा। और ये आंसर इसमें गलत दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस और 50 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग होते तो मान लो कि यहाँ माइनस आता और यहाँ 25 और यहाँ 50 होता तो कैसे होगा। तो देखो इसको मैं 50 सेंटीमीटर कैसे फोकस दूरी है वो मैं ज्ञात करके बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगी, ये किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पर इसने कितना बोला है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो अब एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/p, और यहाँ कितना दिया 1/-2 दे रखा है। p का मान कितना दे रखा है, p यानी पावर, पावर कितना दे रखा है -2। कहाँ है सर, ये रहा देखो -2 डायप्टर, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या सीन होगा वो देखिएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस तो है ही, और इसको मैं क्या लिखूंगा 0.5, आएगा या नहीं आएगा। और हमेशा ये किस में है, ये सर किस में बताओ, मीटर के अंदर है, किस में है, मीटर में है। क्यों मीटर में है, क्योंकि ये जो फोकस दूरी है वो किस में है, डायप्टर में है। ये फोकस दूरी किस में है, डायप्टर में, डी में है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में। हमेशा आप बुक के अंदर भी देखना, कहीं पे भी आप देखना कि यदि आपकी पावर डायप्टर में दे रखी है, किस में दे रखी है, डायप्टर के अंदर दे रखी है, डायप्टर के अंदर अगर पावर दे रखी है तो हमेशा जो फोकस दूरी का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा मीटर में आता है। किस में आएगा, मीटर में। तो देखो ये पावर डी में दे रखी है, तो इस फोकस दूरी का आंसर है मैंने कैसे किया है, देखो ये डायप्टर है तो ये फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। अब देखो, अब यहां से मैंने इसको पक्षांतरण कर दिया, एफ को मैंने यहां लगा दिया और पी को मैंने यहां ला लिया, ठीक है। फिर p का मान है वो दे रखा है कितना, -2, तो इसको यूं कर दिया, इसको हल किया, -2 का मतलब क्या होता, आधा, और ये आगे 0.5 है, ये क्या बताओ, मीटर में। अब अपना आंसर है ना,
वो देखो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो कैसे करोगे बताओ? आप जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये माइनस तो है ही, ये 0.5, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ये हो जाएगा। अरे यार ये तो आपको पता है ना, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट क्यों हटेगा, एक क्या आएगा? 0। इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? -50 सेंटीमीटर। ये अपनी क्या आई बताओ? ये अपनी आई फोकस दूरी, और ये रहा अपना आंसर 50 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते देखिए। हाँ हाँ ये गलत है, इसको कैंसिल आप लगाना, ठीक है? आंसर ये आएगा। अब ये बोला एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा। बताओ उत्तल दर्पण से हमेशा सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण बोला है, क्या बोला है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से सदैव हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है? देखो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। ये क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप समझाऊं, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उत्तल दर्पण है, हमेशा उत्तल दर्पण है ना, इसको मैं बता ही देता हूँ। ये आपको, ये उत्तल, ये अवतल। ठीक है? ये हो जाएगा दर्पण, और ये क्या हो जाएगा? लेंस। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? दर्पण। ये क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण में क्या हो जाएगा? देखो दर्पण कौन सा है? उत्तल। ये बोला है ना, एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता? आभासी और सीधा। जहां जहां आभासी आ जाए ना, आभासी और सीधा बनेगा। तो बताओ उत्तल लेंस से कैसा बनेगा? हमेशा उत्तल लेंस से बनेगा, वो बनेगा वास्तविक। वास्तविक होगा वही हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब ही हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, याद रख देना। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा होता है, और उसे अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है, आगे अपना सवाल कभी बनेगा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइएगा। तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये तो आई बात उत्तल की। क्लियर है? हाँ, अब बात आती है आपके अवतल की। अवतल लेंस और उत्तल, सॉरी अवतल लेंस और अवतल लेंस और अवतल दर्पण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो सामान्यतः बात कर रहा हूँ, एक आध कंडीशन ऐसी होती है जो इसमें चेंजेबल हो सकती है, लेकिन सामान्यतः मैक्सिमम जो कंडीशन होती है उसकी बात कर रहा हूँ, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर अवतल दर्पण के अंदर है वो क्या हो जाएगा? वास्तविक, और ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? आभासी और सीधा आ जाएगा। ये कंडीशन होगी। इस केस के अंदर एक केस होता है जो आभासी और सीधा बनाएगा, केवल एक केस होता है। वो होता है कि यदि अपना जो ऑब्जेक्ट है या बिंब है वो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में हो ना, तो उससे उल्ट सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। एक कंडीशन आती है। तो यहाँ से मेन आप क्या कॉन्सेप्ट समझे? मेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, देखिएगा, है ना? देखो यहाँ से आपको मेन ये कॉन्सेप्ट देखना है कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, है ना? हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब है वो ऑलवेज सीधा बनता है और उसे अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो जहां आपको आभासी दिखे वहां हमेशा सीधा करना है, जहां हमेशा वास्तविक दिखे वो हमेशा उल्टा करना है। ये हमेशा क्लियर बात याद रखनी है, अगर पता नहीं है तो भी। तो देखो यहाँ से देखो आप सीधा ही कर सकते थे हमेशा। देखो ये देखो आभासी वो हमेशा उल्टा होगा ही नहीं, है ना? आभासी या तो सीधा होगा, और वास्तविक है वो हमेशा वास्तविक कभी सीधा होता ही नहीं है। तो दो तो यूं ही आपके कैंसिल हो गए। ठीक है? अब देखो आगे का सवाल देखते हैं। तो किसी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या कंडीशन बोल रहा है। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का सीधा, देखो सीधा
और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, करने के लिए दर्पण और लेंस कौन सा लेंगे? देखो वापस देखो, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीधा और आभासी के लिए क्या हो जाएगा बताओ? सीधा और आभासी के लिए क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अपना उत्तल लेंस, है ना, इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सीधा और आभासी प्रतिबिंब चाहिए, तो एक तो हो जाएगा अपना अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा, ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, हाँ अब देखिएगा, हाँ अब इसने बोल रहा है, अब ये बोल रहा है 45 मिनट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दर्पण गोलाकार का सूत्र क्या होगा? दर्पण गोलाकार का सूत्र क्या होगा? यानी कहने का मतलब ये है कि दर्पण का सूत्र अपन को पूछ रहा है। ठीक है, दर्पण का सूत्र आपको पूछ रहा है, दर्पण का सूत्र पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ मैं दोनों सूत्र बता देता हूँ, दोनों फार्मूले बता देता हूँ, एक लेंस का और एक दर्पण का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, ये दर्पण मैं कह रहा हूँ और एक क्या मैं कह रहा हूँ? लेंस। ठीक है, ये दर्पण का हो जाएगा, वो आपका दर्पण का ये फॉर्मेट हो जाएगा, दर्पण क्या हो जाएगा? 1/f इक्वस टू 1/, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? प्लस और माइनस में, 1/v प्लस में हो जाएगा 1/u, ये आपका हो जाएगा। और लेंस में क्या सीन हो जाएगा? 1/f इक्वस टू 1/v माइनस का 1/u, यह आ जाएगा आपका u हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये और ये हो जाएगा आपका लेंस का, और ये आपका हो जाएगा दर्पण का। याद ये रखना है कि दर्पण के अंदर प्लस आएगा और लेंस के अंदर हमेशा क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? फोकस दूरी, ये क्या है? बिंब की दूरी, ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। एफ फोकस दूरी, वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है? बिंब की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा देखिएगा, यहाँ माइनस है, माइनस आ गया, इसका मतलब ये आएगा नहीं। यहाँ पर भी माइनस आ गया, दर्पण पूछ रहा है ना, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब ये भी आएगा नहीं। और यहाँ पर ये माइनस आ गया, इसलिए ये भी आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? प्लस आया, तो ये प्लस, और यहाँ पर भी प्लस है, तो दिस इज द अवर आंसर, ये आ जाएगा पॉजिटिव चिन्ह वाला। देखो ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आराम से देखना है, समझना है, ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण, क्या बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या पूछ रहा है इसने? वक्रता त्रिज्या। और क्या बोल रहा है ये? फोकस दूरी। इसने कहा है कि फोकस दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये पूछना क्या चाह रहा है? आर, अर्थात ये वक्रता त्रिज्या। आर को क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये तो आपको पता है एक रिलेशन है, क्या है कि सर आर इक्वस टू होता है 2f। ठीक है, वक्रता त्रिज्या है वो हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। तो यहाँ क्या सीन हो जाएगा? आर का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर, ये हो जाएगा 2, फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिएगा, 20 सेंटीमीटर होगा नहीं, 10 सेंटीमीटर होगा नहीं, 3 सेंटीमीटर होगा नहीं, तो दिस इज द अवर आंसर। ये कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ये आपका सीन हो जाएगा। यहाँ 20 है, ये सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गलत है, इसको आप गलत लगाना। ठीक है, ये आपका गलत आंसर है, 40 सेंटीमीटर आएगा। हाँ आगे देखिएगा, ये आपके MCQ हुए। अब देखिएगा, अब आपका अगला सवाल है कि प्रकाश सिद्धांत को, है ना, प्रकाश सिद्धांत को, प्रकाश के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा, प्रकाश के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश के सिद्धांत को आपके प्रतिपादित करने वाले कौन है? डी ब्रोगली। कौन है? डी ब्रोगली। क्लियर है? हाँ, ये आपको याद रखना है, प्रकाश का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया है। क्लियर है? अच्छा, 1 2 3 और मैं सिद्धांत लिखवा देता हूं, कभी आपके 1 नंबर के सवाल में पूछे तो वो देखिएगा। अगर मैं यूं कहूं कि प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?
ठीक है। अगर मैं आपको यूँ कहूँ प्रकाश का, अगर यहाँ नाम आ जाए कणीय सिद्धांत, पहला, ठीक है। दूसरा, दूसरा मैं आपको यूँ कहूँ कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया। और एक मैं कह दूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो तीसरा हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये किस किसने प्रतिपादित किए हैं, तो ये देखो ये तीनों है ना, आपको थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, ये आपको थोड़ा रिमेंबर रखना है कि प्रकाश का जो कणीय सिद्धांत है वो आपके प्रतिपादित किया है, ये दिया आपके न्यूटन ने। किसने कहा है, न्यूटन वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक नाम है, कभी 1 नंबर का सवाल पूछे तो। ठीक है, प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने कहा है, न्यूटन ने ये प्रतिपादित किया था। अब ये प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत ये आपके हाइजेनबर्ग है। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने ये प्रतिपादित किया था। और एक है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो आपके किसने प्रतिपादित किया है, ये किया आइंस्टीन महोदय ने। ठीक है, आपके 10th में इतना नहीं है डीप में, लेकिन कभी मान लो कि ये सवाल आ जाएगा प्रकाश, देखो यहाँ पर ये कणीय सिद्धांत कहीं नाम आए तो न्यूटन याद रखना है, तरंग सिद्धांत नाम आए तो हाइजेन याद रखना है, और प्रकाश विद्युत आ जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव आ जाए नाम याद, तो आपको आइंस्टीन नाम याद रखना है। ऐसे आपको याद रखने। क्लियर है। आगे देखो। अब देखिए आगे अपना सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अपन ने अगली क्लास में देखा था, क्या देखा था, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी पृष्ठ पर आपतित होकर टकराकर पुनः चली जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, टकरा के वापिस से उसी माध्यम में जाना वो क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। मैंने ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट करवाने के लिए थोड़ा मैं स्लाइड लेके आया हूँ, उसी से अपन समझेंगे क्या हो जाएगा आपका। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह या पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश की यह घटना है, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो इसके साथ में इसका एक फोटो भी बनाना आपको, वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से ये क्या एक पृष्ठ है आपने बना रखा है, ये कोई प्रकाश की किरण आई, ये क्या बन गया बताओ, अभिलंब बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गई, अपवर्तित किरण। तो ये क्या हो जाएगी, देखो ये आपकी हो जाएगी आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। ये अपना क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ये कोण क्या हो जाएगा, ये अपना कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये अपना कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, अपारदर्शी पृष्ठ ये, और अपना ये ऊपर वाला एक ही माध्यम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता है कि आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। ये आपको सभी को पता है कि ये परावर्तन की क्या होती है, घटना होती है। कि यहाँ पर क्या बोला है, आपको वापस बोल रहा हूँ, यहाँ बोला है परावर्तन का नियम, सॉरी यहाँ बोला है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर नियम बोलता तो वहां पर वो 2 केस लिखने होते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है, परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिखनी है। आगे आपका सवाल ये बनता कि परावर्तन के नियम लिखिए, तो वो आपको 2 नियम लिखने पड़ते हैं यहाँ से। क्लियर है, वो भी आगे अपन देखेंगे। ये आगे देखते, देखो
अगला सवाल है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। देखो नियमित परावर्तन, अपन ने परावर्तन में देखे थे कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विसरित परावर्तन और एक होता है नियमित परावर्तन। मैंने एक आपको की पॉइंट बताया था, और वो की पॉइंट क्या था कि नियमित परावर्तन में जो सतह है ना, देखो परावर्तन है तो परावर्तन का तो परिभाषा आपको पता ही है कि आएगी और टकराएगी और वापस टकरा के उसी माध्यम में जाएगी। लेकिन बात मैं कर रहा हूं नियमित की, समझना मेरी बात को। इस नियमित का एक की पॉइंट मैंने आपको बताया था, नियमित का मतलब होता है समतल पृष्ठ। नियमित का मतलब क्या होगा, नियमित परावर्तन, यानी इस परिभाषा के अंदर आपको समतल पृष्ठ कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। विसरित परावर्तन में खुरदरा पृष्ठ लिखा हुआ आएगा ही आएगा, नहीं आए तो लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो नियमित परावर्तन में क्या आएगा, समतल पृष्ठ आ जाएगा। देखिए ये आएगा कि जब प्रकाश की समांतर किरणें समतल या, ये आई ना, समतल या चिकने पृष्ठ, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में समांतर चली जाती है, इसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्लियर है। यानी परावर्तन है, परावर्तन के आगे नियमित लिखा है तो परावर्तन की परिभाषा के अंदर आपका जो पृष्ठ है ना, उसके आगे क्या लगा दो, समतल या चिकना पृष्ठ लगा दो। जैसे चिकना पृष्ठ आ जाएगा तो वो नियमित परावर्तन हो जाएगा। देखो यहां पर मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा है, अगर आपने एक परिभाषा याद कर दी तो आप दोनों याद कर सकते हो। परावर्तन के आगे क्या आ गया, नियमित आ गया, तो ये जो पृष्ठ है इसके आगे आप लिख दो, या सतह इसके आगे लिख दो चिकना सतह, तो आपकी हो जाएगा नियमित परावर्तन। अगर आपको विसरित परावर्तन की परिभाषा बतानी है तो इसके आगे लिख दो खुरदरा पृष्ठ, बस आपकी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, विसरित परावर्तन की परिभाषा बन जाएगी। ये आपकी विसरित, हाँ। अब देखो आगे ये आ गया, ये क्या है, विसरित परावर्तन है, तो इसका मतलब क्या है, खुरदरी पृष्ठ आएगा। यहाँ पर विसरित परावर्तन में क्या आएगा, खुरदरा पृष्ठ आएगा ना, खुरदरा पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसकी परिभाषा में क्या आ जाएगा, जब प्रकाश की समांतर किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर, किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश की किरण को अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश किरणों का परावर्तन पश्चात सभी दिशाओं में बिखरना फैलना क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। ये आपका विसरित परावर्तन की परिभाषा आ गई। जैसे ही आपका खुरदरा पृष्ठ आएगा तो क्या होगा, खुरदरा पृष्ठ जैसे आएगा ना तो ये पश्चात क्या होगी, सभी दिशाओं में, जैसे खुरदरा पृष्ठ आएगा तो परावर्तन पश्चात सभी दिशाओं में क्या हो जाएगी, ये बिखर जाएगी अलग अलग। क्लियर है, ये सीन हो जाए। अरे यही तो होगा, ये पृष्ठ देखो, ये खुरदरा पृष्ठ है, तो ये प्रकाश किरण आई यूं यूं यूं, ये आई, कभी कोई यूं चली गई, कोई यूं चली गई, कोई यूं चली गई, कोई यूं चली गई, तो ये क्या हो रही है, बिखर रही है कि नहीं बिखर रही, ये आपका विस्तृत परावर्तन हो गया। और समतल परावर्तन में क्या सीन बन रहा था, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन में कुछ यूं ही तो सीन था, क्या ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ये 1, ये 2 और ये 3, क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट निश्चित दिशाओं में तो जा रही है, पश्चात निश्चित दिशा में जा रही है, तो ये क्या हो गया, नियमित परावर्तन हो गया। ओके, ये आपका विषय। अच्छा अब देखो ये परावर्तन के आपके नियम आ गए। अब परावर्तन के नियम में कौन सा पहला नियम आएगा, सर पहला नियम ये आएगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, सर परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि सर तीनों, यही क्या नाम, आपतित किरण, विलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ पर होगी। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम ये होगा, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा, ये देखो क्या है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है, ये आपका पहला नियम आ गया। दूसरा नियम क्या आएगा बताओ, आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण के बराबर होगा, बिल्कुल वही है। ये देखो आपका दूसरा नियम है कि आपतित किरण जितना कोण, देखो आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, अर्थात क्या हुआ, आपतन कोण, आपतन कोण आई, ठीक है, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। ये आपका दोनों नियम हो गए। क्लियर है, ये दोनों नियम आए तो ये दोनों नियम लिखने, ये फर्स्ट नियम, ये सेकंड नियम। अच्छा आगे देखिए, आगे आपका है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण
आगे आपका समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल, समतल दर्पण से अगर प्रतिबिंब बनेंगे, समतल दर्पण थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको तो मैं नीचे डालता हूं। देखिए एग्जाम में बन सकता है ना, ये आए हुए सवाल है। ठीक है, देखो समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब की क्या बनानी है, विशेषता बतानी है। तो आपको पता है विशेषता में पहला आप ये भी लिख सकते हो, कैसी भी विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं, कुछ मैंने 2-3 विशेषता लाई हैं, बाकी आप विशेषता भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, सॉरी हाँ बिल्कुल अनंत होती है। समतल दर्पण है उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, बिल्कुल समतल दर्पण है उसमें राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का क्या दिखता है, राइट दिखता है, वही तो पार्श्व परिवर्तन है जो कि अपन ने आगे के एमसीक्यू में हल किए हैं। तो देखो इसकी विशेषता में पहला विशेषता क्या हो जाएगी, देखो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा और आभासी होगा। आपको वो कहाँ होता है सर, अरे अपन दर्पण के सामने अपन कंघी करते हैं, अपन अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सीधा ही तो होता है। जो अपन जैसे खड़े हैं अपन उल्टा थोड़ी होते हैं, वो सीधे ही होते हैं। और जो सीधा होगा वो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। और हमेशा सीधा और आभासी होता है उसको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो अपना प्रतिबिंब, कांच का प्रतिबिंब, उसको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा और क्या होगा, आभासी होगा। क्लियर है, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। कांच के सामने अपन जितने खड़े हैं, कांच है अपने सामने, जितनी अपनी हाइट है कांच में भी अपन उतनी हाइट के दिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपन बड़े दिखेंगे या छोटे दिखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ समतल दर्पण की, मैं दूसरे दर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ। समतल दर्पण में एग्जैक्ट जितनी अपनी हाइट है उसी हाइट के दिखेंगे। कोई कहेगा कि सर उस दर्पण में तो मेरी चौड़ाई यूँ दिख रही है, उस एक दर्पण में तो मैं मोटा दिख रहा हूँ, इसमें पतला दिख रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आकार, वस्तु के आकार की, मैं बात कर रहा हूँ समतल की, दूसरे दर्पण की मैंने बात नहीं की है। क्लियर है। हाँ, आगे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पार्श्व विस्थापन। ये देखो आया ना, पार्श्व विस्थापन आया या नहीं आया, पार्श्व विस्थापन सॉरी परिवर्तन, जो कि अपन ने तीसरे या चौथे एमसीक्यू में अपन ने देखा था। क्या है, देखो वही मैंने कहा है कि लेफ्ट का क्या बनेगा, राइट, और राइट का क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पार्श्व परिवर्तन वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग के रूप में तथा वस्तु का भाग वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग के रूप में दिखाई देता है। क्लियर है। ये आज क्या हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन। एक ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक आपने को बोला है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। बहुत ही सरल है संबंध, क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2F। R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा 1 घंटा हो गया है, मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा। R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। ठीक है। ये देखो गोलीय दर्पण की त्रिज्या, ये R सदैव फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, अर्थात R बराबर क्या आ जाएगा, 2F हो जाएगा। हाँ, अब क्या बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब में क्या होंगे, सीधे होंगे, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वो हमेशा उल्टे बनेंगे। ठीक है। तो देखो एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं अंतर। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है। वास्तविक प्रतिबिंब को बार बार कह रहे हैं आप पर्दे पर प्राप्त करेंगे, आभासी को नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। देखो सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा, सीधा बनेगा। बार बार अपन इस लेसन के अंदर यही तो देखते आ रहे, उल्टा बनेगा वो वास्तविक, सीधा बनेगा वो आभासी। तीसरा पॉइंट, तीसरा, हाँ ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें समांतर किरणों के रूप में प्राप्त होती है, जिससे प्रकाश दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अर्थात क्या होता है, गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, उसके अंदर हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का किया जाता है। क्यों किया जाता है पता है, पता है इसलिए होता है, ये मान लो कि कोई गाड़ी की हेडलाइट है ये, ठीक है। अब ये गाड़ी की हेडलाइट है ना, तो ये जो लाइट है वो
इस गाड़ी की जो हेडलाइट है ये, अब जो लाइट है ना, लाइट है वो इसके फोकस दूरी पर रखेंगे, यहाँ बल्ब होगा, ठीक है। अब फोकस दूरी से कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आती है, फोकस दूरी से प्रकाश की किरण इसके ऊपर आती है तो क्या होती है, टकराने के बाद सीधी तो जाती है, यूँ ही तो जाती है, यूँ आएगी तो यूँ जाएगी, यूँ आएगी तो यूँ जाएगी, तो क्या सीन बन रहा है, यही होगा, प्रकाश की किरण है वो क्या जाएगी, सीधी स्ट्रेट में जाएगी। इसलिए गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर लाइट होती है वो यहाँ होती है, और जो अपनी लाइट होती है ना वो यहाँ होती है, प्रकाश किरण आई उस बल्ब के अंदर, बल्ब यहाँ लगा हुआ होता है, बल्ब की प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ टकराएगी और सीधी, ये गाड़ी का फ्रंट वाला भाग होता है। तो इसलिए आपकी गाड़ी के जो गाड़ी की जो बल्ब है वहाँ पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्लियर है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज किया जाएगा। अब क्या है, वाहनों के पार्श्व दर्पण में, पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। देखो फोकस लाइट होती है, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वहाँ पर अवतल दर्पण, और जो बैक साइड में होता है ना पीछे वाला भाग, उसके अंदर हमेशा किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखो थोड़ा जल्दी अपन करेंगे। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल पीछे वाला है वो अगर अपन को उल्टा दिखेगा तो गाड़ी टक्कर हो जाएगी, इसलिए उत्तल दर्पण है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे विस्तृत क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक का मतलब यह हो कि जो पीछे वाला जो ज़्यादा वाला भाग है ना वो छोटे वाले भाग में आराम से दिखाई दे सकता है, इसलिए वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्लियर है। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग है, मैं यहाँ दो ही लेके आया हूँ। एक तो अपने शेविंग वाली में है ना, जो अपन शेविंग जो सैलून होती है वहाँ पर उपयोग किया जाता है, शेविंग दर्पण के अंदर किया जाता है। एक आपका उपयोग किया जाएगा दंत चिकित्सा के अंदर उपयोग किया जाएगा। दंत चिकित्सा में क्या होता है, अवतल दर्पण हमेशा छोटी वस्तुओं को थोड़ी बड़ी बनाता है, बड़ी दिखाता है। तो दंत चिकित्सा में छोटे छोटे जो दांत होते हैं ना उसको बड़ा करने के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का यूज लेता है, क्लियर है। हाँ, दर्पण का सूत्र लिखिए, पहले ही मैंने आपको बता दिया, 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। ये आपके किसका आ गया, ये प्लस आए तो दर्पण, अगर ये माइनस आए तो क्या आ जाएगा, लेंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ बस अभी अपने क्लास ये पूरी होने वाली है, ये आपका दर्पण का सूत्र हो जाएगा। f दर्पण की फोकस दूरी है, u क्या है, दर्पण की दूरी v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। दर्पण का गोलाकार सूत्र, ठीक है, यही अपना आंसर है, रिपीट हो गया। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार अपनी ये क्लास थी, मुझे कम से कम टाइम में पूरी करनी थी, थोड़ा सा 1 घंटे से 6 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो आप आराम से इस चैप्टर को, हो सकता है ऐसे मैं मैराथन टाइप में 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास लेके आऊँगा, प्रत्येक लेसन की लेके आऊँगा, तो अपना MCQ भी हो जाएगा, साथ साथ में कॉन्सेप्ट की क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ये ज़्यादा हो गया है, एक मुझे आपको बताना था, एक पूरी टेबल बनानी थी, वो अपन अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने धनंजय गुरुकुल का ये जो टेलीग्राम चैनल है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है ना, इसकी PDF चाहिए, इसके अलावा अपन को नोट्स वगैरह चाहिए, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, धनंजय एकेडमी का। तो इसको आप स्कैन करके अपना गुरुकुल का चैनल है वो आप सब्सक्राइब करिएगा। और भी कोई समस्या हो, डाउट है, तो आप निश्चित रूप से अपना जो चैनल है वो ओपन है, तो उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, हम आपसे लेते विदा, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।